एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। महाराष्ट्र की राजनीति की बात है। असल में 2014 के पहले महाराष्ट्र की राजनीति इतनी गंदी कभी नहीं थी, इतनी नफरत भरी कभी नहीं थी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का उदय हुआ, शाह जी का उदय हुआ, वैसे ही हमारे फडणवीस का इधर उधर उदय हो गया है और फिर उन्होंने महाराष्ट्र को नफरत की आग में झोंक दिया है। अभी एक कोई दुबे नाम के उनके बीजेपी के सांसद आए थे और उन्होंने हिंदी मराठी के विषय में मुंबई में आके स्टेटमेंट दे दिया कि महाराष्ट्र के लोग अगर उधर बिहार में आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं तो उनको पटक पटक कर मारेंगे। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि फडणवीस ने उनका विरोध नहीं किया, उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनका समर्थन किया कि उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके की नफरत भरी राजनीति भाजपा ने देश में शुरू कर दी वो बहुत ही खतरनाक है। महाराष्ट्र की बात करें तो फुले शाहू आम्बेडकर, शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, ऐसे कई महापुरुषों का, बाबू साहेब पंजाबराव देशमुख, ऐसे कई महापुरुषों का ये महाराष्ट्र है। लेकिन शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को, संतों के महाराष्ट्र को ना जाने किसकी नजर लग गई। वो कांग्रेस के कई लोग भाग गए, दो बार, तीन बार मुख्यमंत्री जिनको बनाया उनके बाप को भी जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे लोग भी सत्ता का फल जिंदगी भर चखने वाले और अपनी अगली 50 पीढ़ियों की व्यवस्था करने वाले लोग भी बेशर्मी से, अशोक चौहान जैसे लोग बेशर्मी से बीजेपी में चले गए और फिर बोलने लग गए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो अब ये क्या करें, ये विकृति को क्या जवाब दें। और भी कई लोग भागने के चक्कर में है, ऐसी खबरें भी आती रहती है। असल बीजेपी ने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस तरीके से जमकर उपयोग किया कि कोई भी पार्टी में बलात्कारी हो, करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो, भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी हो, इन सबको पार्टी ने ले लिया। जिसके पास में पैसा है वो बीजेपी को प्यारा है, क्योंकि उससे कमीशन लिया जा सकता है। अजीत पवार के मामले में भी कई आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे, देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, लेकिन उन्हीं को ले लिया, अजीत पवार को ले लिया और उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया है। तो इस तरीके के महाराष्ट्र में दंगे फसाद करवाने का उनका प्लान चल रहा है। मराठी विद्यार्थियों के लिए भी हिंदी भाषा पहली से कंपलसरी करने वाला षड्यंत्र भी फडणवीस ने रचा है। वो किसके इशारे पे रचा है ये नहीं मालूम, लेकिन क्या ये मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का इरादा है? क्या गुजरातियों के इशारों पे ये काम चल रहा है? क्या निशिकांत दुबे को मोदी या शाह ने भेजा है? निशिकांत दुबे की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो यहाँ आके बोले कि हम पटक पटक के मारेंगे, हमारे बिहार में आ जाओ, हमारे यूपी में आ जाओ। और वो क्यों बोलेंगे, क्या जरूरत है उनको? तो ये सीधी सी बात है कि मोदी शाह की शह पर ही और फडणवीस के शह पर ही ये सब हो रहा है। तो क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी गंदी होती जाएगी? क्या नफरत से की बाढ़ आ जाएगी महाराष्ट्र में? क्या गुजरात को जलाया, मणिपुर को जलाया, आसाम को जला रहे हैं, किसानों को मरवा दिया, 700 750 किसानों को मरवा दिया, तो क्या महाराष्ट्र के का अगला नंबर होगा? पुलवामा जो उधर में हो गया है, पहलगाम हो गया है, तो क्या महाराष्ट्र में ऐसे कोई हादसा करने का इरादा है सत्ताधारी पार्टियों का? ये हमें सोचना होगा। और कांग्रेस क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात क्या है, महाराष्ट्र की राजनीति की बात अगर हम करते हैं तो 4 पार्टियां प्रमुख है। इसमें एक तो कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी है, तीसरी शिवसेना है, लेकिन उसके भी 2 धड़े हो गए। फिर राष्ट्रवादी है, उसके भी 2 धड़े हो गए। तो इन 4 पार्टियों में लड़ाई है और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी है और सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टियों में कांग्रेस का पहला नंबर है। बीजेपी एक टोली है, वो पार्टी नहीं है, इधर से लाओ, उधर से लाओ, इधर से खींचो, उधर से खींचो, नफरत फैलाओ, यही उनका एजेंडा है। और नफरत फैलाने वाली कोई भी विचारधारा को हम राजनीतिक पार्टी नहीं बोल सकते हैं। वो गैंग है लीडर्स की, गैंग ऑफ लीडर्स ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है क्या? तो नहीं, कांग्रेस ने अभी जो हर्षवर्धन सपकाल जैसे एक
कार्यकर्ता को, लो प्रोफाइल चलने वाले कार्यकर्ता को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संदेश गया है। हर्षवर्धन सपकाल 1997 में जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, 3 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शिक्षण, आरोग्य तथा ग्राम स्वच्छता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। एक नया इतिहास लिखेंगे जिनके हाथ में हल है, यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है, यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। ये लाल मिट्टी से आया हुआ आदमी है, खेलों में रुचि है, पहलवान जैसा आदमी है। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हुए हैं। राहुल गांधी की कोर टीम में है और युवक कांग्रेस के वो इंचार्ज भी रहे थे। कई राज्यों में वो प्रभारी भी रहे, सह प्रभारी भी रहे हैं। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के वे अध्यक्ष भी थे। वे गांधीवादी विचारधारा है उनकी, सर्वोदयी विचारधारा है। दाभोलकर जी के साथ में काम किया है, बाबा आमटे के साथ में काम किया है। कविता में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, खेती में रुचि रखते हैं और बहुत ही बढ़िया। उन्होंने जब जिला परिषद के अध्यक्ष थे तब भी जलवर्धन का जो नदियों का खोलीकरण का जो काम किया, नाले नदी का खोलीकरण का जो काम किया, उसके लिए तो गडकरी जी ने भी उनकी तारीफ की थी। जय मातृभूमि उनका क्रीड़ा मंडल है। और अभी जैसे कि उन्होंने बोला था कि हमारा विकास हमारे हाथ में है, हमारा विकास हमारे हाथ में है। तुकडोजी महाराज भी बोलते हैं कि गाव म्हणजे विश्वासा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा। तो गांव जो है, गांव का विकास अगर करना है तो गांव के हाथ में ही है। हमारा विकास अगर करना है तो हमारे ही हाथ में है। ये तुकडोजी महाराज के विचार, गाडगे महाराज के विचार लेने वाले, मतलब संतों की परंपरा से, सर्वोदयी परंपरा से, गांधीवादी परंपरा से, सेवाभावी परंपरा से काम करने वाला एक आदमी, और जो किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा, मोदी शाह के चक्कर में नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ना ईडी का डर है, ना इनकम टैक्स का डर है, ना कोई किसी एजेंसी का डर ही नहीं है। वो जेल में जाने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे ईमानदार आदमी और लोगों से जुड़ा हुआ आदमी अध्यक्ष बनाया है। वो राहुल गांधी ने अपने विश्वास का आदमी यहाँ पे महाराष्ट्र में दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्राध्यापक मृणालिनी सपकाल, यह उनकी सहधर्मचारिणी है। गार्गी उनके बेटी का नाम है और यशवर्धन उनके बेटे का नाम है। वो भी फॉरेन से पढ़े हुए हैं और कृषि में रुचि रखते हैं। बेटी डॉक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी डाउन टू अर्थ है, लो प्रोफाइल चलता है, कार्यकर्ताओं को पूछता है। और उन्होंने आते ही जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनने की जब घोषणा की, जब कार्यभार संभाला, तो उन्होंने बोला कि हमारा महाराष्ट्र, हमारा मुख्यमंत्री, ये घोषणा दी है, हमारा महाराष्ट्र, हमारा मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी बात है, भागने वाले लोगों के लिए भी संदेश है। और उनके नाम से महाराष्ट्र में हमने देखा है, कई लोगों से बातें की, तो उनके नाम से लोग जुड़ जाते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई तो ईमानदार आदमी है। अभी आशाएं जग गई है, क्योंकि फाइटिंग करने वाले बीजेपी की नफरत भरी राजनीति से, बीजेपी की करप्ट राजनीति से, बीजेपी की आतंकवादी राजनीति से, बीजेपी की तालिबानी राजनीति से सारी जनता तंग आ चुकी है। आरएसएस और बीजेपी में भी झगड़े शुरू हो गए, मोदी, शाह और ये मोहन भागवत, इनमें झगड़े शुरू हो गए। और ऐसे इसमें कोई फाइटर आदमी चाहिए था, फाइटर नेता चाहिए था, और वो हर्षवर्धन सपकाल जी के माध्यम से महाराष्ट्र को मिल गया है। तो क्या हम ये सोचेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अभी नई टीम देश में बनाने की ठानी है, नए नए अच्छे लोगों को वो सामने ला रहे हैं। वो पैसे वाले लोगों को नहीं देख रहे, प्रस्थापित लोगों को नहीं देख रहे, क्योंकि प्रस्थापित लोग फिर ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से और सीबीआई के डर से भाग भी जाते हैं, बिक जाते हैं। तो ऐसे बिकने वाले लोगों को बाजू में रखते हुए राहुल जी ने महाराष्ट्र की बागडोर उनके हाथ में सौंप दिए। तो लोगों में ये चर्चा है कि क्या हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र के रेवंत रेड्डी बनेंगे। रेवंत रेड्डी का संदर्भ इसलिए आ रहा है कि तेलंगाना जैसे राज्य में केसीआर जैसे नेता, बहुत ही पावरफुल नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता थे, और
ऐसे विजनरी नेता को, काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था, ऐसे विजनरी नेता को चुनाव में पटक नहीं देने का काम रेवंत रेड्डी ने किया। गांव गांव गए, लोगों से मिले, संगठन खड़ा कर दिया, भागने वाले लोगों से दूर रहे, अच्छे लोगों को जोड़ा और विधानसभा में उन्होंने अपनी सत्ता लाई। जो केसीआर बोल रहे थे कि 110 के करीब हमारे विधायक आ जाएंगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में केसीआर थे, वहां पे पोजीशन ऐसी हो गई कि उनकी सत्ता चली गई। और लोकसभा में तो ऐसा हो गया है कि उनका एक भी सांसद जीत के नहीं आया। केसीआर का मतलब बीआरएस पार्टी का एक भी सांसद जीतने नहीं दिया है रेवंत रेड्डी ने। तो महाराष्ट्र के लिए क्या हर्षवर्धन सपकाल आशा की किरण है? क्या महाराष्ट्र के रेवंत रेड्डी बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी ने हर्षवर्धन सपकाल में महाराष्ट्र का रेवंत रेड्डी का चेहरा देखा है? वो लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सटीक टिप्पणी करते हैं और डरते नहीं हैं और लॉजिकल बातें करते हैं। बीजेपी वाले लोगों को जिस तरीके से जवाब देना चाहिए वो अगर कोई कमेंट करते हैं, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो बीजेपी वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी वालों को घुटने के बल पर रेंगने को लगाने की ताकत अगर कोई है तो हर्षवर्धन सपकाल में है, इसमें कोई शक नहीं। विधानसभा को 4 साल है, उसके पहले लोकसभा आएगी और तब तक हर्षवर्धन सपकाल की मेहनत, हर्षवर्धन सपकाल का गांधीवाद, हर्षवर्धन सपकाल का सर्वोदयी होना, सादा सिंपल होना, आम आदमी जैसा काम करना, क्या महाराष्ट्र के राजनीति को ये आतंकवादी राजनीति से या नफरत भरी राजनीति से बाहर निकाल सकता है? आप भी हमें बताइए, क्या हर्षवर्धन सपकाल जी महाराष्ट्र के रेवंत रेड्डी बन सकते हैं? हमारा महाराष्ट्र, हमारा मुख्यमंत्री, तो ये नारा वास्तव में बदलने के लिए जनता उनको साथ देगी। आप अपनी कमेंट दीजिए। लोक जागर इंडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए लोक जागर इंडिया। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।